हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट टू प्रोटेस्ट से रिलेटेड हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या प्रावधान हैं, क्या इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में इस पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए जा सकते हैं। तो इन सभी इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे बिकॉज करेंटली ये काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट एक टॉपिक हमें दिखाई देता है। अगर हम बात करें राइट टू प्रोटेस्ट की, राइट टू प्रोटेस्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली राइट टू प्रोटेस्ट का कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, बट ये डिराइव होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान का जो भाग 3 है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को कवर करता है। उसमें भी हमारा जो राइट टू फ्रीडम आ जाता है, जो कि आता है आपके आर्टिकल 19 टू 22 के अंडर में। तो उसके अंदर भी आपका जो आर्टिकल 19(1)(a) एंड 19(1)(b) ये कवर करता है आपका राइट टू प्रोटेस्ट। तो अगर हम 19(1)(a) की बात करें, सो दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एंड 19(1)(b) कवर करता है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। अगर हम 19(1)(c) की बात करें, सो ये कवर करता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कलेक्टिवली अगर हम स्पेशली इसमें से 19(1)(a) एंड 19(1)(b) की बात करें, इसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारा राइट टू जो प्रोटेस्ट है वो कवर हो जाता है, पर एक्सप्लिसिटली कहीं भी राइट टू प्रोटेस्ट के नाम से कोई फंडामेंटल राइट्स संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो ये एक तो आपको ध्यान रखना है। और 19(1) आर्टिकल जो है उसके जो क्लॉजेस हैं ए से लेकर एफ तक, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने 19(1)(a) एंड 19(1)(b) को कवर किया, बट हमें एफ तक सारे जो सब क्लॉजेस हैं वो पता होनी चाहिए। एक बार हम वो भी देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं 19(1)(d) की, ये कवर करता है राइट टू मूव फ्रीली, थ्रू आउट इंडिया। 19(1)(e) कवर करता है राइट टू रिजाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। एंड 19(1)(f) कवर करता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन and carrying out any occupation, trade and business।
सो ये सारे 19 के आर्टिकल 19 के जो सब क्लॉजेस हैं वो हमें पता होने चाहिए फ्रॉम 19(1)(a) से लेकर के 19(1)(f) तक, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, इसके अलावा राइट टू मूव, रिजाइड और प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरिंग आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये सारे आपके 19(1)(a) से लेकर 19(1)(f) तक के प्रोविजंस हैं। अब हम इसमें बात कर रहे थे राइट टू प्रोटेस्ट की, तो वो इसेंशियली कवर होता है आपके आर्टिकल 19(1)(a) एंड 19(1)(b) जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं इसमें कवर किया जाता है, और एक्सप्लिसिटली कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सो फार हमने इतना देखा। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते, ध्यान रखना, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एट द एंड ऑफ द डे मैनिफेस्टेशन ऑफ लिबर्टी होते हैं। आपके जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए हमें संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, पर ये कभी भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, यानी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। सो इन पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, और ये आपके आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 19 के क्लॉज 3 में कवर होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, इसका मतलब है कि उस पर क्या लगाए जा सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब देखो सोसाइटी में, जैसे जेरेमी बेंथम को हमने पढ़ा है, तो वो एक बात कहते हैं कि सिक्योरिटी ऑलवेज प्रीसीड्स लिबर्टी। फंडामेंटल राइट्स जो है मैनिफेस्टेशन ऑफ लिबर्टी है, स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए हमें संविधान में दिए जाते हैं, क्योंकि लिबर्टी एट द एंड ऑफ द डे बस एक वैल्यू है, एक एब्स्ट्रैक्ट है, और राइट्स जो है क्योंकि वो हमारे लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है, तो वो फैक्ट बन जाते हैं जो हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। बट लिबर्टी से भी ऊपर एक प्रायोरिटी होती है, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। सो जैसा जेरेमी बेंथम ने कहा था कि सिक्योरिटी प्रीसीड्स लिबर्टी, तो यानी जब क्वेश्चन आ जाए सिक्योरिटी का, लॉ एंड ऑर्डर का, पब्लिक सेफ्टी का, तो ऐसे में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है फंडामेंटल राइट्स पर लगाए जा सकते हैं। तो वो कौन कौन से स्पेशल सिचुएशंस हो सकते हैं? सो वो हमारी अगर सोवरेनिटी से रिलेटेड कोई इशू है, या फिर पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है, या फिर नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित है, या फिर मोरालिटी से संबंधित है, डिसेंसी से संबंधित है। सो इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी इन सिचुएशंस में, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं इन फंडामेंटल राइट्स पर लगाए जा सकते हैं। एंड कौन से फंडामेंटल राइट्स जिसकी हम बात करें, आर्टिकल 19(1)(a) एंड 19(1)(b) जो इनडायरेक्टली कवर करता है हमारा राइट टू प्रोटेस्ट, तो इस पे हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सकते हैं। अगर बात आती है हमारी नेशनल सिक्योरिटी की, अखंडता, इंटेग्रिटी की, संप्रभुता, सोवरेनिटी की, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक सेफ्टी, या फिर मोरालिटी है, डिसेंसी है, तो हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपके जो पुलिस है उसके पास में क्या क्या राइट्स होते हैं। सो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स की बात करें, या फिर रिस्ट्रिक्शंस की हम बात कर लेते हैं, आपके जैसे पुलिस कमिश्नर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, तो क्या वो प्रोटेस्ट की जो परमिशन है उसे डिनाई कर सकते हैं या फिर नहीं, ये क्वेश्चन आता है। सो द आंसर इज यस, जो परमिशन है, लेवल है, उसको डिनाई किया जा सकता है प्रोटेस्ट का, अगर वहां पर अकॉर्डिंग टू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है आपकी 2023 की,
अगेन वहाँ पर भी जैसे अगर पब्लिक सेफ्टी थ्रेटन्ड हो रही है या फिर पुलिस को लगता है कि जो क्राउड का संख्या है, ओके, जितने लोग इकट्ठा हुए हैं उनको मैनेज करने के लिए अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं है, उन्हें लगता है कि जो प्रोटेस्ट है वो वायलेंट हो सकता है, वहाँ पर जो दंगे फसाद हैं, राइट्स की संभावना जो है उन्हें दिखाई देती है। सो इन सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए BNSS जो आपका है 2023, उसके हिसाब से जो परमिशन है वो डिनाई की जा सकती है ऑफ प्रोटेस्ट। सो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोटेस्ट पर आपके रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। पर यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो सिटीजन है, नागरिक है, उसके अधिकार तो हैं फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 1A एंड 1B में। सो यहाँ पर कोर्ट्स का रोल आता है। तो जुडिशरी यहाँ पर जो परमिशन डिनाई करने का जो आधार होता है तो उससे संबंधित 3 क्राइटेरियाज पॉइंट आउट किए जाते हैं, और वो 3 क्राइटेरियाज हैं लीगैलिटी, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी। सो यहाँ पर अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वो अगर प्रोटेस्ट को रेगुलेट कर रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रोटेस्ट वायलेंट हो सकता है, उनके पास में ऐसा इंटेल है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है, राइट्स की उन्हें पॉसिबिलिटी लग रही है ना, कि कभी भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिक सेफ्टी कभी भी खतरे में आ सकती है, तो ऐसे में वो उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। और कोर्ट ने ये कहा है सिटीजन के भी यहाँ पर जो राइट्स हैं वो वायोलेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनको दिए गए हैं। तो ऐसे में 3 क्राइटेरियाज की कोर्ट बात करते हैं जो सेटिस्फाई होने चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दीज रिस्ट्रिक्शंस। सो यहाँ पर है लीगैलिटी, कि आप जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो वो कानून के दायरे में रह करके लगाओ, यानी कि जो लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू BNSS 2023। दूसरा है नेसेसिटी, कि अगर आपको लगता है कि वास्तव में जो प्रोटेस्ट है वो वायलेंट है या फिर वहाँ पर अगर नेसेसिटी है, नीड है, तभी आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पर फोर्स का यूज़ करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर नेसेसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। और एक है प्रोपोर्शनैलिटी, कि अगर प्रोटेस्टर्स का जो नंबर है बहुत छोटा है तो ऐसे में आपको बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। तो आपको प्रोपोर्शनैलिटी का भी ध्यान रखना है कि क्राउड का साइज जितना हो उस अकॉर्डिंग आपके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होने चाहिए। सो यहाँ पर लीगैलिटी, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी, ये 3 क्राइटेरियाज सेटिस्फाई होने चाहिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहे हैं, जैसे कि क्राउड के साइज को रेगुलेट करने से संबंधित है, पब्लिक गैदरिंग को प्रोहिबिट करने से संबंधित है, लोगों की जो असेंबलीज है उनको अगर रिस्ट्रिक्ट आप कर रहे हो कि आप ज़्यादा संख्या में एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हो, अगर आप ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं तो यानी लोगों के अधिकार इससे वायोलेट हो रहे हैं टेक्निकली। पर अगर वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अगर वो वायलेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक सेफ्टी इशू से संबंधित है, तो ऐसे में रिस्ट्रिक्शंस जस्टिफाइड होते हैं, पर उसमें 3 क्राइटेरियाज जो हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की अगर हम बात करें इन दिस रिगार्ड, सो इसमें एक जजमेंट आता है नाइनटीन 1973 का, यहाँ पर ये कहा गया कि जो प्रोटेस्ट है उसको रेगुलेट किया जा सकता है, पर उस पर कंप्लीट एक बैन लगा देना सही नहीं है। कंप्लीट प्रोहिबिशन यहाँ पर किसी भी केस में जस्टिफाइड नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस बहुत एक्सट्रीम कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, वो एक सेपरेट इशू हो जाता है। अदर देन दैट आप पीसफुल प्रोटेस्ट को रेगुलेट कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो फॉर अगेन पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी रीजंस, पर आप उसे कंप्लीटली प्रोहिबिट नहीं कर सकते हैं। ऐसा जजमेंट हिम्मतलाल शाह वर्सेस पुलिस कमिश्नर केस में आया था 1973। उसके बाद में MKSS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है,
2018। सो MKSS आपका वैसे भी मजदूर किसान शक्ति संगठन काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट NGO है, जो कि आपका राजस्थान बेस्ड है। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए मूवमेंट इन्होंने लीड किया था। इन्होंने जन सुनवाई जो ऑडिट्स हैं वो कंडक्ट करवाए थे, काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें। जैसे अरुणा रॉय हैं, निखिल दे जैसे जो एक्टिविस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने लोकल लेवल पर, अगर हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की। सो MKSS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है इन 2018, और यहाँ पर बेसिकली ये कहा जाता है कि आपके जो रेजिडेंट्स हैं, यानी जो लोग उस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, या जो लोग वहाँ से आते जाते हैं बिकॉज ऑफ उनके जॉब, स्कूल, कॉलेजेस हो सकते हैं उस जगह पर सिचुएटेड, तो यहाँ पर रेजिडेंट और कम्यूटर्स के जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, वो प्रोटेस्ट के चलते हार्म नहीं होनी चाहिए, हैम्पर नहीं होनी चाहिए। सो ये बात की जाती है। इसके अलावा शाहीन बाग केस आता है 2020 में, और शाहीन बाग केस 2020 में बेसिकली आपके ये कहा जाता है कि आपकी जो प्रोटेस्ट है उसके लिए डेजिग्नेटेड एक साइट होती है जहाँ पर आप अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कंडक्ट करवा सकते हो। सो वो एक तो प्रोटेस्ट डेजिग्नेटेड साइट पर की जानी चाहिए, और दूसरा बहुत लंबे समय तक अगर आप ट्रैफिक जैम कर रहे हो या नेशनल हाईवेज हैं या रोड्स हैं उनको ब्लॉक कर रहे हो प्रोटेस्ट के चलते, तो उससे वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए इनकन्वीनियंस होती हैं, असुविधाएं पैदा होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइड है उन लोगों के साथ में। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, और जो प्रोटेस्ट है आपकी वो एक डेजिग्नेटेड साइट पर ही होना चाहिए। सो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं रिलेटेड टू राइट टू प्रोटेस्ट, और हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को डिस्कस किया, और वो एब्सोल्यूट नहीं होते, उन पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, उनको भी हमने डिस्कस किया। सो इससे संबंधित जो इशू चल रहा है उस पर आपके करंट में क्या ओपिनियंस हैं, क्या व्यूज़ हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं UGC नेट के पॉलिटिकल साइंस एस्पिरेंट्स, अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 को सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करना चाहते हैं, अपनी जो तैयारी करना चाहते हैं फ्रॉम ज़ीरो टू JRF का अगर आपने गोल रखा है, तो आप उत्कर्ष प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। इस बार हमने 6 मंथ एंड 12 मंथ दोनों ड्यूरेशन के जो कोर्सेज हैं वो चलाए हैं। 6 मंथ बैच उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अपने सब्जेक्ट में एक बैकग्राउंड है, थोड़ी सी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बेसिक फैमिलियरिटी है, और वो पॉलिश करना चाहते हैं। और अगर फाउंडेशन नहीं भी है तो यहाँ पर भी आपको ज़ीरो से ही पढ़ाया जाएगा, बट यहाँ पर आपको क्लासेस के ड्यूरेशन ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 6 ही महीने, और उसमें से 2 से 3 वीक आपको रिवीजन के लिए भी चाहिए होते हैं। तो ऐसे में डेली क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, फिर आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालना है। सो यहाँ पर आपको 6 महीने अगर आपके पास में और सारे कमिटमेंट्स को छोड़कर अगर आप कंसिस्टेंटली तैयारी कर सकते हैं तो आप 6 मंथ वाला बैच लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप अपने मास्टर्स डिग्री परस्यू करें, आपके पास में सफिशिएंट टाइम है इस तैयारी को देने के लिए, या आप कोई जॉब साथ में करते हैं या हाउसवाइफ हैं कि आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो डेली बेसिस पर उतना समय आप नहीं दे सकते हो, तो आपके लिए 12 मंथ वाला बैच है जहां आराम से आप 3 से 4 घंटे दीजिए अपने पूरे दिन के, जिसमें आपके क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी साथ में चलते रहेंगे, और आप आराम से इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। तो इट इज़ एंटायरली अप टू यू कि आपको कौन सा कोर्स परचेज करना चाहिए। और इसी से संबंधित एक बहुत अच्छी खबर है, अ वेरी ग्रेट न्यूज़, कि हमारे उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर अभी मॉनसून सेल की वजह से हैवी डिस्काउंट्स है ऑन ऑल UGC नेट JRF कोर्सेज, और आपको अप टू 90% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप आज ही कोर्स में एनरोल करते हो तो आप UGC 15 कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई करोगे और आपको एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट और मिल जाएगा। सो आपको अगर जो भी कोर्स रेजोनेट करता है, पेपर 1 पेपर 2 इंडिविजुअली या दोनों कॉम्बिनेशन में आपको परचेज करना है, 6 मंथ प्लान 12 मंथ प्लान, आप अकॉर्डिंगली इनरोल कर सकते हो एट दीज डिस्काउंटेड प्राइसेस बिकॉज ऑफ अर मॉनसून सेल। इसके अलावा हमारे जो सेट एस्पिरेंट्स हैं, सो आपके लिए भी ऑफर बिल्कुल वैलिड है, एंड मॉनसून सेल का जो एडवांटेज है ऑफ डिस्काउंट्स, हैवी डिस्काउंट्स, वो आपको भी मिलेगा। सो स्पेशली फॉर राजस्थान सेट एस्पिरेंट्स, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बहुत पास में है, तो आप भी इनरोलमेंट कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास में 2 प्लान्स हैं, प्राइम एंड स्टैंडर्ड।
सो प्राइम आपके एग्जामिनेशन से संबंधित जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ रिवीजन, प्रैक्टिस, PYQs, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे नीड्स, एवरीथिंग अंडर द सन जो आपको चाहिए इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको प्राइम वाले प्लान में मिल जाती हैं। सो वो आप कंसिडर कीजिए व्हेन यू आर एनरोलिंग इन द कोर्स। इसके अलावा पेपर 1 के हमने इस बार ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट किए हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बिकॉज हमने नोटिस किया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो नेट से JRF के बीच में जिस छोटे से मार्जिन से स्टूडेंट्स रह जाते हैं और बार बार उनको अपने जो अटैम्प्ट्स हैं उनको रिपीट करना पड़ता है। तो आपके अटैम्प्ट को वैल्यू करते हुए हमने इस बार पेपर 1 के ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं, जिससे हमारे काफ़ी सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि पेपर 1 का जो पैटर्न है ना आपके एग्जामिनेशन में बहुत वॉलेटाइल होता है, तेज़ी से चेंज होता है। जैसे अभी अलजेब्रा के क्वेश्चंस आ गए, क्वांट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, न्यूमेरिकल पोर्शन रिसर्च से, कम्युनिकेशन से भी पूछा जाने लगा है। तो ऐसे में ह्यूमैनिटीज़ एस्पिरेंट्स की वैसे भी जो फाउंडेशंस होती है, थोड़ी सी न्यूमेरिकल फाउंडेशन वीक होती है या उनको इससे डर लगता है फॉर सम रीजंस। तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लोगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्ट्रैक्शन फ्री पर्सनलाइज गाइडेंस के अंदर 1-on-1 जो आपकी मेंटरशिप होती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अपने डाउट्स को उसी टाइम पर आप पूछ सकते हैं, एड्रेस किए जाएंगे आपके जो डाउट्स हैं इमीडिएटली। सो आप पेपर 1 के जो ऑफलाइन कोर्सेज हैं उनको कंसिडर कीजिए और ऐसे और सेशंस में हम मिलते रहेंगे। एंड वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि जो मॉनसून ऑफ़र है उसमें जो कूपन कोड वाला जो आपकी ऑफरिंग है फॉर एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट, वो केवल और केवल आज के लिए ही वैलिड है। तो इसमें आप थोड़ा अगर जल्दी करेंगे तो काफ़ी इसमें एनरोलमेंट में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सो बाकी और आप अपने ओपिनियंस हैं, जो भी आपके कंसर्न्स हैं या क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन, आप उसमें जो है पूछ सकते हैं। ऐसे और सेशंस के लिए हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू गाइज अ वेरी वेरी गुड डे।